क्लास 10th बहुत ही इजी क्लास। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पता चल जाएगा वीडियो पूरी देख के। कॉपी पेन निकाल लो, लेट के कोई नहीं देखेगा वीडियो। लेट के एक स्टूडेंट भी नहीं दिखना चाहिए लेटता हुआ। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाओ। मेरे बने हुए लिखने हैं तो मेरे बने हुए लिखो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने नोट्स बनाओ। अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। सेशन 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए, तो इसमें हम सारे के सारे चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक जो भी है सारा डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो में आगे चलते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। अब हम लाइन से पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को लिखते हुए चलेंगे, फिर उन्हें डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, बस इतने से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। इतना ही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसे हम इतना सा पढ़ के बोर्ड में आराम से इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई एमसीक्यू में पूछ लेगा, कोई 2 नंबर में पूछ लेगा, कभी कभार इसमें एक आध बार 5 नंबर में से भी आया है क्वेश्चन। तो वेटेज इसका 6 नंबर होता है। तो यहाँ पे वेटेज जो है इसका 6 नंबर है। तो ये बहुत इजी 6 नंबर है। तो ये वाला चैप्टर से 1 मार्क्स भी नहीं करना चाहिए किसी का भी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बताओ क्या होती है केमिकल रिएक्शन। 9th में भी पढ़ा होएगा कि जब भी हम किसी 2 एलिमेंट को करते हैं, एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी, जब भी रिएक्ट करेंगे इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। 9th में पढ़ा होएगा चैप्टर नंबर 3 में। और जब ए प्लस बी सी बनाता है, ये सी बनाया प्रोडक्ट, तो इसे जो है हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ए प्लस बी सी बनाता है, या फिर ए प्लस बी जो है सी प्लस डी बनाता है, तो इसे भी हम केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। मतलब किसी भी 2 एलिमेंट या कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं और कोई अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन 2 or more than 2 reactants react to each other and form a product,
दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो मैं नीचे लिख दिया यहाँ पे, ये है इसकी डेफिनेशन। व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्शन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यही तो लिखा है मैंने जो ऊपर बताया है। मैंने ऊपर बताया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट ये हो गया, रिएक्टेंट हो गया, एक रिएक्टेंट ये हो गया, तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, सिंगल तो हो नहीं पाएगा ना, सिंगल तो रिएक्ट किसके साथ करेगा। तो टू रिएक्टेंट मिनिमम होते हैं जब रिएक्ट करता है एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या बताया मैंने। जब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन is called chemical equation, chemical equation। होप करते हैं कि आपको ये दिख रहा हो जो मैंने लिखा है यहाँ पे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जैसे जैसे मतलब बहुत ही इजी एग्जांपल ले लेते हैं। H2 प्लस के O2 क्या बनाते हैं? इतना तो पढ़ा ही होगा ना, 9th का ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। H2O, H2O बनता है। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो हम कर रहे हैं इसकी। हाइड्रोजन एलिमेंट लिखा है H, हमने ऑक्सीजन एलिमेंट लिखा है, ये क्या बना? H2O, वाटर बन गया। वाटर, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पे वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। समझ पाया? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी सा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस हमने बस उसके सिंबल से में लिखा है। जैसे 20 तक एलिमेंट्स तो याद होंगे 9th क्लास वाले, तो उन्हीं में से ये आते हैं 20 तक याद। 10th का काम 20 में ही चल रहा है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 30 याद करने पड़ेंगे, 20 में हो जाता है। 20 ही याद करके जाएंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और 20 में ऐसे ही आता है पूरा पेपर। कि जब हमने ये जो करा है, ये जो मैंने अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला भी एग्जाम्पल लिया ऊपर, अब इसमें हाइड्रोजन तो था गैस, गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैस होती है, बट वाटर तो लिक्विड होता है। तो मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन के होने पे इसकी स्टेट चेंज हो गई है, स्टेट जो है इसकी चेंज हो गई है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन के होने पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी ऊपर बताया कि ये
ये जो है H2, हाइड्रोजन जो है ये गैस होती है, प्लस के O2 ये भी गैस होती है, और H2O जो है ये बना, ये तो लिक्विड होता है। वाटर जो होता है पानी, पानी तो होता है H2O, तो ये तो लिक्विड होता है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो है स्टेट में चेंज हो जाता है, चेंज इन स्टेट। इसका मतलब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस ही हो जाता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टेट में चेंज होता है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर। इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कलर में चेंज क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल फिलहाल के लिए लिख देता हूँ कि जब Fe आयरन होता है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। कुछ स्पेशल एलिमेंट तो 20 से ऊपर के भी आते ही हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर तो पहले ही आ जाता है शायद, कॉपर हो गया, और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये आते हैं। तो स्पेशल एलिमेंट याद करने होते हैं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि 30 तक सारे याद करो या फिर 50 तक। तो लिख देते हैं आयरन प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है, मैं बता देता हूँ, ब्लू होता है इसका कलर। तो जब जो ये यहाँ पे रिएक्शन होगी, और ये कौन सी रिएक्शन होगी ये आगे मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जो है FeSO4 प्लस के कॉपर अलग हो जाएगा, और ये होता है ग्रीन कलर का। ये देख लो, ये ब्लू कलर में तो कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुई, तो कॉपर अलग हो गया, इसका कलर होता है, कॉपर का कलर ग्रे, और फेरिक सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। तो इसका मतलब हमारा चेंज हो रहा है कलर में। और तीसरी जो है वो क्या होती है चीज, कि गैस निकलती है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे मैं आगे इसके बारे में सेकंड चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि गैस कैसे निकलती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबको पता है। जब हम इसे जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है, ZnCl प्लस के H2। ये जो है गैस निकल ली H2, ये जो है गैस होती है, गैस, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और क्या क्या चेंज होते हैं भाई, हम वो भी बताएंगे, सब बताएंगे, पूरा डिटेल में चल देंगे। चौथा चेंज क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ऐसे कोई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट निकलेगी, हीट निकलने से हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम आगे बात करेंगे, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करने वाला टॉपिक, ठीक है। हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है जरूरत, 9th में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, by law of conservation of mass, total mass of reactants is equal to the total mass of product।
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या कहता है, 9th में पढ़ा हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब एग्जाम्पल हम वाटर वाटर का ही ले लेते हैं वापस से। H2 प्लस के O2, H2O बनाते हैं। अब H2O इन्होंने बना दिया, ठीक है, बट यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के, यहाँ पे एक ही है। अब इसे हम बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए सीधा सा फंडा है। कई बार ये गलत भी होएगा, ये गलत, ये मतलब मेथड गलत नहीं होएगा, बट आपके करने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। अब हमने गलत कर दिया, तो मिनिमम हमें यहाँ पे 2 करना ही पड़ेगा ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, इसके साथ आने पे 2 हो गया। और ये जो है हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ होने में 4 हो गया। अब 4 हो गया तो हमें हाइड्रोजन की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसका मास जो है इक्वल हो जाएगा। तो हमें 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से के साथ कंबाइन होते हैं, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, समझ में आ गया? बैलेंस करना मैं भी फिर से आगे बताऊंगा, बट इतना समझ लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा रिकॉल कर लीजिए 9th क्लास वाला, कि टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे 2 थे, मैंने 2 से यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ऑक्सीजन 2 हो गया, बट मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया तो मेरे को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो 2 2 जो यहाँ पर 4 हो गया। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस कही जाएगी। अब ये बैलेंस कही गई है। अब क्या, अब पूछोगे सर कि अब कही गई है, आप तो ऐसे कह रहे हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई है अब, तो पहले क्या थी? पहले थी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब जब अगर इक्वल होंगे दोनों साइड में तो ये बैलेंस कही जाएगी, नहीं तो स्केलेटल कही जाएगी। बस इतना ही है, इतना मोटा मोटा याद करना है कि अगर बैलेंस है तो स्केलेटल नहीं है, स्केलेटल है तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों होएगी? जब दोनों साइड के एटम इक्वल होंगे। स्केलेटल जब होएगी जब इक्वल नहीं होंगे, बस। अब मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, से बैलेंस करके दिखाओ, देखो मतलब कि बैलेंस करो। Na प्लस Cl2 NaCl, इसे बैलेंस करो। जल्दी से सोचो, जल्दी से, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से करनी पड़ेगी, 2 यहाँ से कर देंगे तो बैलेंस हो गई है पूरी। यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे ये सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 2 पहले से ही थे। यहाँ पे हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए, पूरी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है, टोटल 5 केमिकल रिएक्शन है, नहीं सॉरी 4 हैं, बाकी 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये मोटी मोटी 4 हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे नाम से ही समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना।
तो किसी दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, सी प्लस के O2 कंबाइन हो रहे हैं CO2, मतलब जब हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट साइड में हमें जब सिंगल प्रोडक्ट मिले, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट्स react to each other and form a single product, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंगल प्रोडक्ट जब बनता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कुछ इसके एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसे। H2 प्लस के Cl2 बनता है हमारा HCl। अब ये बताओ कैसी इक्वेशन लिखी है मैंने ये कैसी इक्वेशन लिखी है, ये मैंने स्केलेटल इक्वेशन लिखी है अभी। अब इसे बैलेंस कैसे बनाऊं, बताओ कैसे बनाऊं। बैलेंस कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे 2 लगा देना है, बैलेंस अपने आप होगी। इधर की साइड कुछ नहीं करना हमें, रिएक्टेंट साइड कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ कुछ इक्वेशन में, ज़्यादातर में करना पड़ता है, कुछ कुछ इक्वेशन में कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब ये हो गई है पूरी अच्छे से बैलेंस। ऐसे हम H2O वाला एग्जांपल पहले से ही लेते हुए चल रहे हैं, तो H2O वाला भी H2O बन गया। जैसे हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने से बहुत आसान हो गया। अब बाकी हार्ड भी इक्वेशन होती हैं जिन्हें हम बैलेंस करना होता है। तो ऐसी मोटा मोटा यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद क्या लास्ट ईयर आया था, अब मेरे को सेट का नाम याद नहीं आ रहा, बट आया था ये लास्ट ईयर, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, बिफोर बर्न करने से पहले हम इसे क्लीन क्यों करते हैं सैंड पेपर से। या तो आपसे ये पूछ लेगा क्लीन किससे करते हैं, तो आपको लिखना होगा कि सैंड पेपर। अब क्यों करते हैं पूछा गया है, तो उसका आंसर है टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्योंकि मैग्नीशियम होता है भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, पहले ही रिएक्ट कर जाता है। तो इसे जब बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम जब बर्न होएगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जिसका कलर होता है वाइट कलर का पाउडर होता है ये। इसे भी बैलेंस कर देते हैं, इसी बात पे हो गई ये भी बैलेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। इसके बाद में आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब किसी चीज का टूटना, नाम में ही पता चल रहा है कि टूटना है। तो 3 तरीके से हम तोड़ सकते हैं। पहला है थर्मोलाइसिस डीकम्पोजिशन जिसमें हम हीट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। जब हम हीट देकर तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मोलाइसिस डीकम्पोजिशन। दूसरा होता है फोटोलाइसिस
डिकम्पोजिशन, जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन ए कंपाउंड breaks into two elements और कंपाउंड स्लैश कंपाउंड, ठीक है। तो पहले टाइप की रिएक्शन लिखते हैं हम, एग्जाम्पल थर्मो वाली है, थर्मोलाइसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, कहते हैं। जब इसे हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस वाटर निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। और दूसरी टाइप की है FeSO4, फेरिक सल्फेट की। जब इसे हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस के SO2 प्लस के SO3 ये होता है। ये होती है सल्फर स्मेल की गैस, सल्फर स्मेल की दो गैस निकलती हैं। और इसका कलर होता है ब्राउन, Fe2O3 का कलर होता है ब्राउन। तो ये वाली भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस एक और ऑफर है इसकी, बाकी इंपॉर्टेंट यही है, 3-4 ही। तीसरी है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब इसे हीट करते हैं तो ये भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 बिल्कुल रट्टा मान लेना है इनका, इसी में से पक्का आएगा, इन तीनों में से आराम से। तो दूसरी है फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही पार्ट है कि अलग अलग तरीके से हम किसी एलिमेंट तो नहीं, कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें AgCl को हम जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag प्लस के Cl2 ये जो है ब्रेक हो जाता है। Ag सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ऐसी AgBr, इसे जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag प्लस के Br2 ये अलग हो जाता है। और ये रिएक्शन कहाँ पे काम आती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, में ये यूज़ करी जाती है, ये रिएक्शन। इसमें से भी आता है कई बार सवाल। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन।
जिसमें NaCl को जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है Na पॉजिटिव प्लस के Cl नेगेटिव में। इस इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थर्ड चैप्टर में है, तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर का ही मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। बाकी थर्ड चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से है। और तीसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन जो आती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal। जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब मेरे से पूछोगे कि हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव में बताए कैसे, इसे पूरा हम याद करना पड़ता है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इसका मैं पूरा यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ जल्दी से, तो अभी देख लेना आप। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सही सा चार्ट बना दिया है। यहाँ पे जो है जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, वेरी हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव है। तो इसे हम याद कैसे करें, अब ये तो आपको जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफ, आयरन। अब मेरे से पूछोगे कि Sn क्या होता है। Sn हम कहते हैं टिन। और Pb क्या होता है, पिन। Pb हम कहते हैं लेड। सुनो होगा कॉपर। और Ag होता है सिल्वर, Au होता है गोल्ड। सिल्वर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम लिख लेते हैं जो मैंने अभी पीछे लिखा था। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीछे लिख रखा था, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। देखो, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो उसने इसे भगा दिया, धक्का दे दिया, भगा दिया इसे अपने सल्फेट सॉल्यूशन से। तो FeSO4 प्लस के कॉपर अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यही करते हैं। अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराऊं तो अब मेरे से बताओ कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सोचो, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, ये इसे डिस्प्लेस कर नहीं सकता है, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि बोथ मेटल्स फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब, तो इसके हम एग्जांपल लिखते हैं
Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका बनेगा NaCl प्लस के BaSO4। दिख नहीं रहा होगा, मैं से नीचे लिख देता हूँ। NaCl प्लस के BaSO4 लिखा है मैंने यहाँ पे, BaSO4। ठीक है, मतलब कि दोनों मेटल जो हैं, Ba भी मेटल है, बेरियम कहते हैं इसे, और सोडियम भी मेटल है, तो दोनों जब अपने अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम होता है जो कि कभी कभार पूछा जा सकता है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है या फिर एक दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें भी टिक मार कर लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। 5वें टाइप की रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। सिम्यूटेनियसली का मतलब एक साथ, कोई भी दो काम एक साथ जब हो रहे होते हैं तो सिम्यूटेनियसली कहा जाता है उन्हें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है हम वो भी लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन जब गेन ऑक्सीजन होता है और लूज क्या होता है हाइड्रोजन। इसे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे Mg प्लस के O2 MgO, उसमें गेन क्या हुआ, ये मेटल है, इसमें गेन क्या हुआ, इक्वेशन में गेन क्या हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है ना। ऑक्सीजन जो है भाई मिल गया इसके साथ, ये जो है से मिल गए हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इन्होंने मिल गए। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। हम H2 प्लस के O2 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है। H2O ऑक्सीजन गेन हुई है। ठीक है, अब रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिडक्शन जिसमें होता है गेन हाइड्रोजन लूज, मतलब इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि गेन O2 लूज H2 क्या लिख रहा है। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मिनिमम। दोनों भी होते हैं बट एक तो होनी चाहिए अगर ऑक्सीडेशन है तो, क्योंकि इसमें देखो गेन हुआ है ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन गेन, इसमें भी ऑक्सीजन गेन हुआ है, इसमें भी ऑक्सीजन गेन हुआ है, सॉरी। तो इसमें हम इसका उल्टी ही लिख सकते हैं, Mg प्लस के O2 लिख सकते हैं ना हम। H2 प्लस के O2 दिख नहीं रहा होगा आपको, लो दिखा दिया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है लूज ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ थी, अब ये नहीं है, लूज कर गई है। ऐसे ये भी लूज कर गया है, पहले वाटर के साथ था ऑक्सीजन, अब नहीं है, अब दोनों अलग अलग हो गए।
ठीक है। तो ये होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक रेडॉक्स रिएक्शन का जिसमें ये दोनों चीज हो रही हैं, हम एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस के H2O बनाता है। अब कहोगे कि ये क्या हो गया है यहाँ पे, ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी तो है यहाँ पे। देखो, कॉपर और हाइड्रोजन ढूंढो। हाइड्रोजन जो है एक ऊपर है तो एक ऊपर है तो हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो H2O बन जाएगा और कॉपर जो है अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन, क्योंकि पहले ये जो है अलग था, अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन किसकी हुई? रिडक्शन हुई है इसकी। पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो इसकी हुई है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है हमारी H2 की, हाइड्रोजन की। रिडक्शन हुई है हमारी, रिडक्शन किसकी हुई है? कॉपर ऑक्साइड की हुई है रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड की हुई है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अब कहोगे कि ये अजीब सा नाम कहाँ से ले आया, बताते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसने ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प करी? कॉपर ऑक्साइड ने तो भी करी, इसी का तो ऑक्सीजन हमारे H2O पे आया। तो ऑक्सीडाइज करवाने में कॉपर ऑक्साइड ने हेल्प करी है, तो ये हो गया एजेंट। ऐसी होता है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें जो है रिड्यूस करवाने में किसने हेल्प करी? हाइड्रोजन ने ही तो करी। अरे भाई, हाइड्रोजन पहले ये था, H2 था, फिर H2O हो गया, तो कॉपर जो अलग हुआ हाइड्रोजन की वजह से ही तो होगा, तो H2O हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। इसके बाद हमारे दो छोटे छोटे लास्ट टॉपिक रह रहे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी वाला, उसे भी पढ़ लेते हैं हम। कोरोजन कोरोजन पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है ये? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मेटल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कर जाना किसी भी चीज़ को और मेटल को खराब कर देना। ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं आयरन का। सबने देखा होगा, सबके घर में आयरन जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसे हम रेड भी कह सकते हैं, ब्राउन कह सकते हैं, तो रेडिश ब्राउन जैसा हो जाता है। क्यों होता है? जब पानी के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो इसलिए हमारा ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए ये जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है हमारा कॉपर। कॉपर कॉपर जो है देखा होगा, कॉपर की वायर अपनी देखना घर में, पुरानी वायर पड़ी होंगी तो कि वायर जो है ग्रीन हो गई होंगी। क्यों होती है भाई ग्रीन? क्यों होती है? क्योंकि वो जो है ना CO2, एटमॉस्फेयर में गैस होती है CO2, पता ही होएगा, सबको पता है। उसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, CuCO3, जिसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है।
और एक और है, इसमें से इन दोनों में से तो फिर भी कम आएंगे सवाल। इसमें से आने के 99% चांसेस हैं कि ये सवाल आए, एक ना एक सेट में तो आके रहेगा। कि सिल्वर जो है, सिल्वर को हम एज ही लिखते हैं, तो ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा मैं, क्योंकि ये आपको याद करना ज़रूरी है। ये एलिमेंट के सिंबल, नेम, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये सिल्वर जो है, ये आपने देखा होगा कि काला सा हो जाता है। क्यों होता है काला? ये जो है ना, सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, Ag2S, ये बना देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं इसे। ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है। देखा होगा अपने मम्मी के कुछ चांदी के उस पर काले पड़ जाते हैं वो, तो इसलिए पड़ते हैं, वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेंसिडिटी। ये भी कुछ टॉपिक नहीं है, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। रेंसिडिटी, हेडिंग डाल लो रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, मतलब बताते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मतलब आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट थोड़ी देर बाद, जैसे आपने थोड़े से चिप्स खाए, खा के रख दिए, ऐसी खुलने में रख दिए, तो वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। चिप्स के अंदर कौन सी गैस होती है, कई बार पूछा पूछा जाता है, नाइट्रोजन गैस होती है, याद कर लो। चिप्स के पैकेट के अंदर, चिप्स के पैकेट, हिंदी में लिख रहा हूँ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, पैकेट के, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, इसे याद कर लो। चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि ये जो है ना रिएक्ट नहीं करती, उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। अब जब आप ऐसे ही छोड़ दोगे चिप्स का पैकेट, तो क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाती है, करके देख लेना, स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है। पहले क्रिस्पीपन होता है चिप्स के पैकेट में, होता है ना, बाद में जो है वो सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी। तो इसीलिए होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो अलग कोई कंपाउंड बना लेता है। तो इससे बचने के लिए हम नाइट्रोजन गैस और कोई एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो यूज़ करे जाते हैं। नाइट्रोजन गैस ही आएगा आपके में अगर पूछा गया तो। कि हम वाइट वॉश क्यों कराते हैं, वाइट वॉश क्यों कराते हैं, क्यों कराते हैं तो सबको ही पता होगा, अच्छा दिखेगा, कमरा अच्छा दिखेगा, मकान अच्छा दिखेगा, इसलिए कराते हैं। तो ये आपका 2 दिनों के बाद शाइनी अपीयरेंस को क्यों देता है, शाइनी अपीयरेंस आफ्टर 2 या फिर 3 डेज के बाद क्यों आती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आप लगाते हैं, जब ये होती है स्लेट लाइम, इसे हम, ये जो है CO2 के साथ रिएक्ट करती है, और जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि लाइम स्टोन होता है। इसके साथ वाटर भी निकलता है, लाइम स्टोन होता है ये, इसके साथ वाटर भी निकलता है। तो इसलिए हमें 2-3 दिन बाद दिखाई देता है, क्योंकि हम लगाते ही हैं, फिर उसके बाद हम CO2 एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ रिएक्ट करता है,
तो उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बना लेता है, H2O निकलता है वेपर्स की फॉर्म में। तो इसलिए, और ये जो है ना, ये शाइनी अपीयरेंस देता है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है शाइनी अपीयरेंस देने में। ठीक है, अब एक टॉपिक और, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कहोगे कि यार टाइप ऑफ रिएक्शन अभी तो पढ़ी थी, बट ये है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा छोटी सी हैं, अमाउंट ऑफ हीट दो होती हैं। पहली होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, द रिएक्शन in which heat is required। जिस रिएक्शन में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पीछे भी आया था एग्जाम्पल, ये हीट देने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। तो इसे हम, जिसमें भी ऐसे हीट बनाओ या फिर हीट का सिंबल ये भी होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे हम फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस CO2 प्लस के H2O, ये C6H12O6 ये प्लांट्स बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और दूसरी टाइप की है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ऐसे, इसका अपोजिट है बिल्कुल, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। जिस रिएक्शन में हीट जो है रिलीज होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन में C6H12O6 जब ब्रेक करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस के एनर्जी निकलती है। एनर्जी, अब क्योंकि इसे हम खाते हैं, ग्लूकोज होता है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी निकलती है। और दूसरी रिएक्शन हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हम इसे कहेंगे एंडोथर्मिक को। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हीट निकल रही है। इसमें कम हो जाता है क्योंकि इसमें हीट लग रही है, पहली लग जाती है। मतलब अपोजिट है। एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब हीट लग रही है, बाहर की तरफ मतलब हीट निकल रही है। तो इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता हुआ। कि कुछ भी डाउट हो आपका किसी भी टॉपिक में से, किसी भी चीज में से कुछ भी पूछना हो, कहीं कुछ भी पूछना हो, वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं उसे बताऊंगा, पूरा डाउट सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्यों, है ना बहुत ही इजी। डाउट है तो कमेंट करो, कमेंट में पूछो, लाइक करो अभी सबसे पहले लाइक करो, सबसे पहले सब लाइक कर दो। कर दिया।
सब्सक्राइब भी कर दो। बस साइड में ही आ रहा है, बस साइड में ही। और हाँ, घंटी भी दबा देना, घंटी, ताकि अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप पे पहुँचे। दबा दिया? सब्सक्राइब कर लिया ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।